नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उत्तराखंड के दीपक कुमार कश्यप की कहानी 1000 बार बताई जानी चाहिए। इसी कहानी के साथ उसी उत्तराखंड से शैला नेगी को फिर से याद करने की जरूरत है, जो नफरती भीड़ से भिड़ गई। नफरती राजनीति के खिलाफ शैला और दीपक का खड़े होना बता रहा है कि राज्य में यह राजनीति हर तरह से विवेक और बुद्धि की सीमाओं को पार कर चुकी है। अब अगर इसे नहीं रोका गया तो इस राजनीति की चपेट में आकर लड़के गुंडे बन जाएंगे या दंगाई बन जाएंगे। दीपक ने जो किया है उसके लिए उन्हें समाज और सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई और अब मीडिया को भी उनका इंटरव्यू करने से रोका जा रहा है। शायद इसलिए दीपक के साहसिक फैसले से लोग यह सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या उन्हें यही भारत चाहिए था जहां 10 लोग मिलकर 70 साल के एक बुजुर्ग को अपमानित करें, डराए धमकाएं कि दुकान के नाम से बाबा हटाओ या फिर बाबा बन जाओ। यह शैला नेगी हैं। अप्रैल 2025 में नैनीताल में खबर फैलती है कि एक मुसलमान आदमी ने कथित रूप से एक नाबालिग का बलात्कार किया है। जवाब में हिंदूवादी संगठन जामा मस्जिद पर हमला कर देते हैं, मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ करते हैं, नारेबाजी करते हैं। उसी दौरान शैला नेगी सनक चुकी भीड़ के बीच चली आती हैं और लोगों से सवाल करने लग जाती हैं। उनकी भी इसी बाजार में दुकान थी जहां प्रदर्शन हो रहे थे। भीड़ में महिलाएं भी थीं। उसमें शामिल उषा भाभी से शैला ने सवाल कर दिया कि जो घटना हुई है हम भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन दुकानदारों को क्यों मारा? अगर कल कोई आकर मेरे भाई को मारे, हिंदू को मारे, तब आप क्या करोगे? कौन बचाने आएगा? हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? मुसलमानों को पाकिस्तान की गालियां क्यों दी जा रही हैं? उस बच्ची की कोई बात नहीं कर रहा जिसके साथ अपराध हुआ। शैला का यह वीडियो वायरल हो गया। बाद में उन्हें भी बलात्कार की धमकियां दी जाने लगी और झील में डाल देने की धमकी आने लगी। तो अब उत्तराखंड में एक शैला नेगी हैं, दूसरे दीपक कश्यप हैं, जो हर दिन बढ़ती जा रही नफरती राजनीति के खिलाफ बोलने का साहस दिखा रहे हैं। दीपक के दोस्त विजय रावत का भी नाम लिया जाना चाहिए, जो भीड़ में अपने दोस्त के साथ खड़े रहे। और इस वीडियो के आखिर में हम अहमद हसन के बारे में भी बताएंगे, जो भीड़ से लड़ गए और अपनी जमीन मकान छोड़ने से इनकार कर दिया। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। दीपक की कहानी यह भी बताती है कि किसी मुसलमान को घेर लेना, उससे उसके होने का प्रमाण मांगकर अकेला और बेबस कर देना कितना आसान हो गया है। इस भीड़ के सामने वकील अहमद तो अकेले थे ही, उनका साथ देने के कारण दीपक कश्यप भी अकेले हो गए। लेकिन जनता दीपक के साथ हो गई है। उनके इंस्टा पेज पर, फेसबुक पेज पर फॉलोवर की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। हम आज के वीडियो में इसी दीपक कश्यप की बात करने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में दीपक के साथ वकील अहमद हैं। वकील अहमद ने बजरंग दल की भीड़ के सामने जिस भारत को खो दिया, दीपक कश्यप के रूप में उन्हें वह हिंदुस्तान मिल गया है। भले ही थोड़ी देर के लिए मिला हो, लेकिन उसकी खुशी इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। दीपक ने केवल वकील अहमद को नहीं बचाया, बल्कि उस भीड़ में शामिल हिंदू लड़कों को भी अपराधी बनने से बचाया। अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाता तो लड़के भी केस मुकदमे में फंसते। दीपक ने वही किया जो इस देश के संविधान के तहत काम करने वाली हर एजेंसी को करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, हर नागरिक को करना चाहिए। वकील अहमद की दुकान के बाहर खड़ी भीड़ ने
जब दीपक से पूछा कि वकील अहमद की दुकान के लिए इतना बोल रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। गुस्साई भीड़ को समझ नहीं आया जवाब क्या दें, केवल ओके बोल पाए। ऐसी किसी कहानी और ऐसे किसी नायक का इंतजार भारत को कब से था, मिल गया। यह घटना उस दिन की है जिस दिन भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था, 26 जनवरी 2026। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि ये जो है बजरंग दल के लड़के कुछ लोगों को परेशान करते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, एक ही कौम को टारगेट करते हैं और कई बार बोलते हैं कि कभी बोलते हैं कि दुकान का नाम चेंज करो, कभी बोलते हैं कि रेडी के जो आप फल की रेडी लगाते हो उस पर अपना टैग लगाओ, अपने नाम का टैग लगाओ। किसी की कान की बाली के लिए बोल देते हैं, कभी किसी के लिए। मतलब इन्होंने सिर्फ एक ही कौम को टारगेट करना है और उसी को टारगेट करते हैं। ये हमारी समझ से बाहर है और ये पहली बार होता रहा है। हमको सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को देखने को मिलता रहा है, मगर उस दिन पहली बार हमारे सामने हुआ है। और जब हमारे सामने ऐसी चीज़ें कुछ होती है तो हम उसका सामना करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको मैटर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही उस दिन हुआ, मैं गया सामने, क्योंकि हमारे सामने ये बातें हो रही थी, तो मैंने उसके लिए डिसीजन लिया, मैंने बात करी उनसे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने वकील अहमद की दुकान को घेर लिया। 2 महीने से ही बजरंग दल के लोग वकील अहमद से कह रहे थे अपनी दुकान का नाम बदल लें। दीपक ने उस भीड़ के सामने कहा, सवाल किया कि नाम क्यों बदलना चाहिए। उन्होंने वकील अहमद के बेटे शोएब अहमद से भी कहा, नाम मत बदलना। इसलिए हमें लगा कि दीपक की कहानी कही जानी चाहिए, तब भी जब सब इसे कह चुके हैं। जिस तरह से देश में नफरती हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वही घटनाएं लौटकर यहां से वहां दिखती जा रही हैं। दीपक की कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती। आप मोईद खान हैं, अयोध्या के रहने वाले। 2024 में मोईद खान और उनके नौकर राजू खान पर 12 साल की एक लड़की का बलात्कार करने और वीडियो बनाने का आरोप लगा। आरोप लगना ही काफी था कि गोदी मीडिया ने मोईद खान को अपराधी से लेकर जाने क्या क्या बता दिया। गोदी चैनलों के जरिए मोईद खान को लेकर गुस्सा भड़काया गया और अंत में प्रशासन ने बुलडोजर से मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेकरी पर बुलडोजर चला दिया। मोईद खान को फांसी देने की मांग होने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर विधानसभा में बयान दिया, क्योंकि मोईद खान समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष थे। तब सपा ने कहा था कि मिल्कीपुर विधानसभा के चलते इसे राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। इस मामले की जांच में भ्रूण का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो राजू खान के डीएनए से मैच कर गया, मोईद खान से मिलान नहीं हुआ। इसीलिए अयोध्या के स्पेशल कोर्ट ने मोईद खान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। राजू को 20 साल की सजा हुई है। पुलिस ने कहा है हाई कोर्ट में अदालत के फैसले को चुनौती दी जाएगी। मोईद खान के मामले के बिना आप वकील अहमद और दीपक कश्यप की कहानी नहीं समझ सकते हैं। कितना आसान है बिना जांच और फैसले से पहले गोदी मीडिया का मोईद खान को अपराधी साबित कर देना और दोष साबित होने से पहले बेकरी का गिरा दिया जाना। काश अयोध्या में कोई दीपक होता तो दोष साबित होने से पहले मोईद खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेकरी पर बुलडोजर नहीं चलता। लेकिन उत्तराखंड में दीपक ने नाम बदलने के लिए भीड़ को रोका तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। क्या भीड़ के खिलाफ खड़े हो जाना अपराध है? नफरती भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई और बहस के बाद 2018 में विस्तृत गाइडलाइन बनाई। कहा कि राज्य के पुलिस प्रमुख से लेकर जिले के एसएसपी को क्या क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसपी के स्तर का नोडल अफसर हर जिले में होगा। क्या उत्तराखंड ने हर जिले में नोडल अफसर की तैनाती कर दी है? और अगर की है तो फिर बजरंग दल के लोग बार बार भीड़ बनकर एक दुकान के आगे कैसे चले आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में तो यह भी लिखा है कि केंद्र और राज्य सरकार रेडियो, टीवी और मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रचार करेगी कि भीड़ की हिंसा में शामिल होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपने कभी इस तरह का प्रचार रेडियो या टीवी पर सुना है? क्या कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने जो गाइडलाइन दी उसका क्या हुआ? दीपक के केस में सवाल पुलिस से होना चाहिए कि आपने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार क्या क्या किया। लेकिन दीपक के खिलाफ ही एफआईआर हो गई। इस घटना के बाद 3 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर शांति भंग करने के आरोप में 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई। दूसरी प्रदर्शन में
अमर्यादित भाषा को लेकर हुई और तीसरी एफआईआर कोटद्वार के एक निवासी ने दीपक और उनके दोस्त विजय रावत के खिलाफ दर्ज करवाई है। क्या पुलिस को उस भीड़ में किसी का नाम नहीं मालूम? इतना मुश्किल है नाम खोजना? मुकदमा तो हमारे ऊपर हुआ है, अब तो मगर ये समझ नहीं आया कि हमारे ऊपर क्यों हुआ है, अब कैसे फैसला होगा। मैंने ये तो सामने वाले को सोचना पड़ेगा कि हमारे ऊपर क्यों मुकदमा करा और किस लिए मुकदमा करा। क्या हमने किसी गलत के लिए तो हमने आवाज़ उठाई नहीं थी, एक अच्छाई के लिए हमने आवाज़ उठाई, एक न्याय के लिए हम आगे आए हैं कि एक बुजुर्ग की मैंने जान बचाई है ये गलत होने से। अब ये समझ से बाहर है कि हमारे ऊपर मुकदमा क्यों हुआ है और आगे आगे इसका होता क्या है, कैसे इसको लिया जाता है और कितना सीरियसली इसको लिया जाता है। यूजीसी के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर गाली देने वाले कौन लोग थे सब जानते हैं, उनका वीडियो है, मगर किसी बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की। दीपक ने उस भीड़ को रोक दिया तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। क्या उस भीड़ को इतनी छूट मिल गई है? प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं दीपक को शाबाशी दे सकते हैं? इस केस की मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, कहां क्या छपा है। उससे पता चलता है कि भीड़ वकील अहमद की दुकान को लंबे समय से टारगेट कर रही थी। 35 साल से जो दुकान चली आ रही है, किसी को दिक्कत नहीं हुई। उसके बारे में यह भीड़ कहने लगी कि इस दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी दुकान का नाम शहर के सिद्धबली बाबा हनुमान मंदिर के नाम से मिलता जुलता है, और क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। नफरत यहां तक पहुंच गई है, दुकानों के नाम तय करने लगी है। वकील अहमद को पार्किंसंस नाम की बीमारी है। लोगों की भीड़ अगर उनकी दुकान के आगे प्रदर्शन करने लगे तब उन पर क्या असर पड़ा होगा, क्या यह भी बताना पड़ेगा? क्या आप ऐसा ही भारत चाहते थे? जिस दुकान को लेकर बजरंग दल के लोग बवाल कर रहे थे 35 साल से चल रही है। वकील अहमद ने कहा जिस जगह पर दुकान है वो जमीन 1956 से उनके परिवार के पास है। कुछ महीने पहले जब बजरंग दल के लोगों ने नाम बदलने के लिए कहा तब आसपास के किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। ऐसा कैसे हो सकता है? घबराकर वकील अहमद के बेटे ने कह दिया अपनी दुकान यहां से हटा लेंगे, नाम बदलने के बारे में भी सोचेंगे। कुछ दिनों बाद दुकान की जगह बदल दी गई, मगर नाम नहीं बदल पाए। 30 साल पुराना नाम यूं ही कोई कैसे बदल देता? 24 जनवरी को बजरंग दल के कुछ लोग वापस आए, कहा दुकान का नाम बदलना पड़ेगा। दुकान के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उस समय पुलिस ने आकर मामला शांत किया और यह भी कहा कि अहमद की दुकान बाबा के नाम से ही चलती रहेगी। पुलिस ने कहा प्रशासन ने सभी दलों को प्रदर्शन बंद करने के लिए कहा और साफ कर दिया कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी कोशिश की गई तो कार्रवाई होगी। लेकिन 2 दिन बाद मामला फिर से बिगड़ जाता है। हमने आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की याद दिलाई। ठीक है, पुलिस ने पहले वकील अहमद का साथ दिया, प्रदर्शन करने वालों को भगाया कि नाम नहीं बदलेगा और ऐसा ना करें। लेकिन जब वही भीड़ दोबारा आई तब पुलिस ने क्या किया? क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक्शन लिया? 26 जनवरी के दिन जब भारत कर्तव्य पथ पर संविधान के अनुसार कर्तव्य करते रहने की शपथ दोहरा रहा था, उसी दिन बजरंग दल के लोग संविधान की भावना के खिलाफ वकील अहमद की दुकान के आगे भीड़ बनकर जमा हो रहे थे और उनके सहयोगियों से भिड़ रहे थे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी वकील अहमद से कह रहा है ताऊ जी दुकान के नाम से बाबा हटाओ या बाबा बन जाओ। देखा जा सकता है कि भीड़ ने उन्हें और उनके बेटे शोएब को घेर लिया है। एक और आदमी कहता है आपने कहा था नाम बदलोगे, क्यों नहीं बदला? शोएब दबाव में कहते हैं ठीक है हटवा देंगे। बजरंग दल का आदमी पूछता है ये कब तक चेंज होगा? पीछे से आवाज आती है जीएसटी में भी चेंज हो जाता है। एक दूसरा आदमी कहता है जीएसटी में होता रहेगा, पहले आप यहां से हटवाइए। दीपक से रहा नहीं गया, कोई भी कैसे यह सब होता देख सकता है। बाबा स्कूल ड्रेस एंड यूनिफॉर्म नाम होने से इतनी दिक्कत हो गई। कहा जा रहा है कि बाबा हटाओ या बाबा बन जाओ। एक मुसलमान को घेरकर इस तरह से बर्ताव किया जाएगा और आपको लगता है इस भारत में आप बिना शर्म के रह लेंगे? जिस उम्र के वकील अहमद हैं उस उम्र के लोगों को, चाहे किसी भी मजहब के हों, लोग बाबा से लेकर मौलाना कहते हुए आदर से आदाब और नमस्कार कहकर निकल जाते हैं और ये लोग नाम बदलवाने चले गए।
क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दीपक का साथ नहीं देना चाहिए, या उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से एक दीपक जला है, अगर राज्य के हर घर में ऐसे ही दीपक जलने लगे तो नफरत की दुकान बंद हो जाएगी। दीपक की कहानी केवल दीपक की नहीं है, उन तमाम हिंदू लड़कों की भी कहानी है जो दीपक तो नहीं बन सके और गौ रक्षा, गौ मांस की तस्करी की अफवाह के आधार पर भीड़ में शामिल हो गए, हत्यारे बन गए, अपराधी बन गए। अगर उनके भीतर दीपक जल गया होता तो आज वे अपराधी नहीं बने होते। यह ऋषभ ठाकुर है। 6 महीने के लिए बरेली की पुलिस ने जिले से बाहर कर दिया है, बदायूं पहुंचा दिया है। जिस मामले में ऋषभ ठाकुर को बरेली से निकाला गया, उसी मामले में दीपक पाठक, प्रिंस, आकाश, आशीष और मनीष दुबे को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग भी है। ये लोग कौन सा काम करने के लिए अरेस्ट हुए? दिसंबर में बरेली में नर्सिंग की एक छात्रा अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रही थी। उसमें कुछ मुस्लिम दोस्त भी थे। कैफे में लोग बात करने लगे, एक लड़की मुसलमान लड़कों के साथ पार्टी करने आई। इसके बाद कुछ लड़कों की भीड़ वहां पहुंचकर मारपीट करने लगती है। पहले तो पुलिस ने 2 मुस्लिम छात्रों और कैफे के स्टाफ के खिलाफ एफआईआर कर दी, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर हुई और लव जिहाद के बोगस एंगल को खारिज किया गया। ऋषभ ठाकुर फरार हो गया। कई दिनों के बाद सरेंडर करना पड़ा। ऋषभ खुद को जिस बजरंग दल का बताता है, उसी ने उससे दूरी भी बना ली। तो इस केस में केस मुकदमा किसके खिलाफ हुआ? आपको फरीदाबाद का आर्यन मिश्रा का केस याद है या नहीं है? अपने जन्मदिन पर रात को आर्यन मिश्रा निकलता है। गौ रक्षक बनकर निकले गुंडों ने इस आशंका में उसे गोली मार दी कि वह गाय का मांस लेकर जा रहा होगा। आर्यन मिश्रा मर गया। इस केस में गिरफ्तार लोगों के नाम क्या थे? अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ। केस की ताजा स्थिति की जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन उस समय इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन नामों से आप इतना तो समझ सकते हैं कि एक मुसलमान को घेर कर दुकान का नाम बदलवाने के लिए किनके घरों के बच्चे गुंडे, हत्यारे बनाए जा रहे हैं। गौ मांस के शक में मारा कौन गया? आर्यन मिश्रा। इसलिए दीपक कश्यप और शैला नेगी जैसे लोग केवल वकील अहमद की दुकान बचाने नहीं आए, कई घरों के लड़कों को गुंडा और हत्यारा बनने से बचाने के लिए भी आगे आए हैं। इसलिए भी इनका शुक्रिया अदा कीजिए। दुकान पर पहुंचकर जब दीपक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछने लगे कि क्या परेशानी है, तो कहा गया यहां सिर्फ एक ही बाबा है, सिद्ध बली बाबा। तब दीपक ने कहा, बाबा नाम से और भी दुकानें हैं, उनका क्या? तब भीड़ से एक व्यक्ति कहता है, वो हिंदुओं की दुकानें हैं। इस पर दीपक कहते हैं कि मुसलमान है तो क्या होगा, मुसलमान की इज्जत नहीं। दीपक ने पूछा, क्या इनकी दुकान आज से है? क्या बाबा तुम्हारी पहचान है? जवाब आया, हाँ बाबा हमारी पहचान है। बजरंग दल ने कहा, वकील अहमद ने कहा था नाम बदल देंगे। फिर दीपक शोएब से पूछते हैं, कल ये तुम्हें कोट द्वार छोड़ने के लिए कहेंगे, तुम छोड़ दोगे? बहस बढ़ने लगती है। बजरंग दल का आदमी कहता है, कोट द्वार छोड़ने के लिए किसने कहा है? दीपक सुनते नहीं, कहते हैं मुझे नेतागिरी मत दिखा। वो फिर शोएब से पूछते हैं, भाई क्या तू चेंज करेगा नाम? शोएब की सहमी हुई आवाज आती है कि इन्होंने ऊपर नाम लिखने के लिए कहा था, तो हमने ऊपर अपना नाम मोहम्मद शोएब लिख दिया। दीपक सवाल करते हैं, ये दुकान कब से है? शोएब कहता है 30 साल से। दीपक कहते हैं, हाँ तो फिर नाम मत बदलना, वही रखना जो 30 साल से है। इतना कहने के बाद दीपक मुड़ने लगते हैं। तभी एक आदमी फिर से सवाल करता है, आपका क्या नाम है? अपना नाम बताना जरा। नाम और पहचान की राजनीति ने 12 साल से इस देश में जगह जगह भीड़ खड़ी कर दी है, जो किसी से भी नाम पूछ सकती है। इस भीड़ को आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। दीपक ने दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। भीड़ के पास जवाब नहीं बचा। ठीक है, ओके, बस इतना ही कह पाए। तब एक और सवाल पूछा गया कि कहां से हो? दीपक को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं, मैं यहां का नहीं हूं, मेरे नाम से क्या मतलब है? बहस बढ़ने लगती है। दीपक के दोस्त विजय रावत भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बहस बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की होने लग जाती है। यह सब हो रहा है 26 जनवरी के दिन। जिस सड़क पर वकील अहमद की दुकान है उसका नाम पटेल मार्ग है। सरदार पटेल के नाम पर उस सड़क का नाम है।
दीपक के साहसिक कर्तव्य से सरदार पटेल की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। नफरत की दीवार इस देश में काफी ऊंची और मोटी हो चुकी है। सुराख पैदा करने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है, लेकिन दीपक की कोशिश बेकार नहीं गई। साजन बिना सुहागन का एक गाना है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, मधुबन खुशबू देता है। महान गीतकार, महानतम इंदिवर की यह लाइन कितनी सुंदर है। दीपक बनना मतलब छोटी छोटी कोशिशें करना। दीपक के रूप में लोगों को नायक नहीं, नागरिक मिला जो नफरत के खिलाफ छोटी कोशिशें जारी रख सके। आज लाखों लोग दीपक की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि इंस्टा और फेसबुक पर उनके फॉलोअर की संख्या 1,500 से बढ़कर कुल 15 लाख से अधिक हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा है, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की साजिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं, सहिष्णुता आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। नफरत की राजनीति ने नागरिकता का बोध ही खत्म कर दिया। गलत होता देखकर भी लोग चुप हो जाते हैं। संसद से लेकर हाउसिंग सोसाइटी, गांव, कस्बों और ट्रेन के अंदर कहीं भी कभी भी कोई किसी भी मुसलमान से उसका नाम पूछ लेता है, उसका ठेला पलट देता है, कोर्ट के आदेश आने से पहले घर पर बुलडोजर चला देता है। इसी राजनीति ने चेतन सिंह को हत्यारा बना दिया जब उसने चलती ट्रेन में 3 मुसलमान को गोली मार दी। तो ये समझ में नहीं आता कि ये एक ही कौम को क्यों टारगेट करते हैं, क्यों उनके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, क्यों उनके लिए भला बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। या इस देश की मट्टी में, इस देश के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी है, या एक ही कौम ने लड़ाई लड़ी है, या हम ही लोग, या जैसे कि मैं ही हो गया, मैं एक हिंदू हूँ, क्या मैंने ही लड़ाई लड़ी है? नहीं, सभी कौम ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी जातियों ने उनके लिए, इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और सब ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहिए। सब हमारे ही देश के वासी हैं, सब ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। जाहिर है दीपक के खिलाफ माहौल बनना ही था, उसे धमकियां दी जाने लगी। दीपक के घर के बाहर नारेबाजी हुई। इन धमकियों के चलते दीपक और उसके दोस्त विजय रावत को थाने में रखना पड़ा। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ दीपक के जिम के बाहर इकट्ठा हो गई है। पुलिस की भारी तैनाती होते हुए भी बजरंग दल की भीड़ की तरफ से निकलकर कुछ लोग दीपक के जिम की तरफ जाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। बाद में देखा जा सकता है कि दीपक भी गुस्से में हैं, पुलिस से टकरा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं। जो गलत है वो गलत है। वीडियो के कैप्शन में दीपक ने लिखा है, इंसानियत की सजा आज ये मिली, बजरंग दल के 100-150 लोग मुझ अकेले दीपक को बुझाने आए। 31 जनवरी के वीडियो में देखा जा सकता है पुलिस ने आकर बीच बचाव किया, लेकिन पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल उठे हैं। वीडियो में दीपक पुलिस से पूछते हुए देखे जा सकते हैं कि भीड़ आई उस समय पुलिस कहाँ थी।
भीड़ को रोका क्यों नहीं गया? मीडिया को दिए इंटरव्यू में पहली घटना के बाद हुई हिंसा को लेकर कई बार भावुक होते हैं दीपक। कहते हैं उनकी मां के सामने उन्हें गालियां दी गईं। उन्हें अपनी मां, पत्नी और एलकेजी में पढ़ने वाली बेटी की सुरक्षा की चिंता है। घटना के बाद दिए इंटरव्यू में दीपक ने कहा कि उन्होंने पहले ही बजरंग दल की एक पोस्ट प्रशासन को भेज दी जिसमें दीपक के खिलाफ कोटद्वार में इकट्ठा होने का मैसेज शेयर किया जा रहा है। अगर प्रशासन को पहले से जानकारी मिल चुकी थी, फिर 31 जनवरी की घटना के लिए पुलिस महकमा तैयार क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने अब शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पौड़ी गढ़वाल पुलिस ने कहा है कोटद्वार में शांति, सुरक्षा और नियम कानून बनाए रखने के लिए निगरानी हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है, गाड़ियों की छानबीन हो रही है, संदेहास्पद लोगों को चेक किया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। 3 फरवरी को दीपक के जन्मदिन के मौके पर उनके घर और जिम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक आदमी ने एक बुजुर्ग मुसलमान के हक में आवाज उठाई तो पूरा शहर, पूरा प्रशासन सहम गया है। कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि आशंका से पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। क्या भीड़ की ताकत इतनी बड़ी हो गई है? इस भीड़ के पीछे किसकी राजनीति का समर्थन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर है? देखो, पहले तो इतने टाइम तक ये जो चलता रहा, मेरे को लगा नहीं है 31 तारीख को देखकर कि जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने बहुत बवाल किया है, 4-5 घंटा उन्होंने यहाँ पर गालियाँ दी हैं, उल्टा सीधा बोला है, तो ये देखकर मेरे को कहीं नहीं लगा कि पुलिस वालों ने हमारी हेल्प करी है। अगर हमारी हेल्प करी होती तो हमारे पर मुकदमा लगता क्यों? और अगर हेल्प करने का विचार था तो उनको आने दिया क्यों? और जब इतने अंदर वो आ गए तो उनको इतनी देर तक यहाँ पर कोटद्वार में उनको बदतमीजी करने दी क्यों? आपके ऊपर इतना मुकदमा जो लगा है, आप इससे कैसे बचेंगे? देखो, बचना ना बचना वो तो मेरी समझ से बाहर है, उसके लिए तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर मुकदमा हुआ कैसे। अब तो बचने का तो मेरी समझ से बाहर है कि मैं कैसे बचूंगा। वैसे बातचीत चल रही है, यार दोस्तों से बात चल रही है कि इसके ऊपर कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, बात कैसी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर मुकदमा क्यों लगा है। दीपक को यह सवाल परेशान कर रहा है। उत्तराखंड सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को दीपक की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव की यह कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में वहां बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर रिपोर्ट आई। एक्सक्लूडेड, टारगेटेड एंड डिस्प्लेस्ड कम्युनल नैरेटिव्स एंड वायलेंस इन उत्तराखंड एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का ब्यौरा पेश किया गया है। जो ये कोटद्वार की घटना है, ये सिर्फ कोटद्वार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि दिस इज द स्टोरी ऑफ उत्तराखंड टुडे। उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे तहसीलों में, इवन रिमोट कॉर्नर्स में भी आज हमें मुसलमानों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है, जो कि 10% पॉपुलेशन है स्टेट की अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल उठा, जहां पे जेनोसाइडिकल कॉल्स दिए गए थे मुसलमानों के अगेंस्ट। उसके बाद पुरोला की घटना जो है वो काफी वायरल हुई, जहां पे लव जिहाद को लेकर मुसलमान फैमिलीज को वहां से भगा दिया गया। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, कि अभी क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड कितना ये पॉलिफरेट कर चुकी है हेट विद इन द उत्तराखंड स्टेट। तो उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग उत्तरकाशी गए। उत्तरकाशी में हमने देखा कि किस तरीके से जो मस्जिद है, 100 साल पुराना मस्जिद है, उसके ऊपर एक विवाद खड़ा करके वहां पे जितनी भी मुसलमान फैमिलीज है सबको तंग किया गया, उनको आइसोलेट किया गया। उनके इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी मुस्लिम फैमिलीज थी जिनके सामान भी, जिनकी दुकानें लूट ली गई। वहीं पे जब हम उसके बाद चमोली गए तो हमने नोटिस किया कि सिचुएशन इज इवन मोर वर्स। चमोली में रातों रात 15 मुसलमान फैमिलीज को जान की धमकी देकर रातों रात उनको भगा दिया गया वहां से। उनमें से सिर्फ एक मुसलमान व्यक्ति जो है आज तक वापस आए हैं, और उनको भी हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी फॉर पुलिस प्रोटेक्शन, ताकि वो अपनी दुकान खोल सके। सिचुएशन वॉज इवन मोर वर्स इन नैनीताल, विच इज द सीट ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, जहां पर अभी भी सिचुएशन जो है काफी मुश्किल है फॉर मुसलमान फैमिलीज ओवर देयर, जहां पर रेप के एलिगेशन पे पूरी की पूरी मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया गया। और यहाँ तक कि जो वहां का जामा मस्जिद है, बहुत ही ओल्ड, सेंचुरीज ओल्ड जामा मस्जिद है, उसके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई। एंड पुलिस जो है वो टाइम पे नहीं पहुंची वहां पर।
तो जो हमने यहाँ पे नोटिस किया, जो पैटर्न हमने उत्तराखंड में नोटिस किया, वो ये किया कि आमतौर पे किसी एक मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का क्राइम का एलिगेशन लगता है और उस क्राइम के एलिगेशन के बाद पूरी की पूरी कम्युनिटी को बॉयकॉट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है। सो मच सो मेनी हैव टू लीव द प्लेसेस दैट दे बिलोंग टू, सो मच सो दैट मेनी हैव टू लीव, क्योंकि वो वहां के मूल निवासी हैं। उन्हें वहां से अपना घर छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के, अपनी स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के वहां से भागना पड़ता है। दीपक कश्यप से उस राजनीति को डर लग रहा होगा। आज न कल इस डर को ना कहना ही होगा। अहमद हसन भी उत्तराखंड के नंदानगर के रहने वाले हैं। छोटा सा कस्बा है जहां कोविड के बाद से हालात बदलने लगे। 2024 में एक विवाद के बाद वहां रहने वाले 15-20 मुस्लिम परिवारों के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, मारपीट होने लगी, दुकानों को जलाया गया। तोड़फोड़ की आड़ में अहमद की दुकान से 4 लाख रुपए चुरा लिए गए। पिछले साल अप्रैल में सृष्टि जायसवाल और कौशिक राज ने अहमद हसन के बारे में अल जजीरा में एक रिपोर्ट लिखी कि भाग जाने के बाद अहमद हसन वापस चले आए, जहां पैदा हुए, बड़े हुए, वहां से जाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने एसपी को सुरक्षा के आदेश दिए हैं। दीपक, शैला नेगी, विजय रावत और अहमद हसन की इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जिस दौर में लोग चुप रहने वालों में शामिल होने की जगह बहाने खोज रहे हैं, उसी दौर में कुछ लोग बोलकर अपनी कहानी अलग से लिख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।